लास्ट क्लास में ऑल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट किया है ना, उसमें ऑल्टरनेटिंग करंट में हमने क्या दो वैल्यूज तरीके की, एक कौन सी थी एवरेज वैल्यू और दूसरी कौन सी थी आरएमएस वैल्यू है। एवरेज वैल्यू जो है सॉरी आरएमएस वैल्यू, उसमें ना एक हमने डिराइवेशन किया जो मैंने कहा था बोर्ड में भी काम आएगा, कौन सा साइनोसॉइडल अगर इक्वेशन को, तो उसमें जो आरएमएस करंट होता है ना उसकी वैल्यू याद रखो, ये हर जगह में आगे के लेक्चर्स में काम आएगा। साइन या कॉस वाली इक्वेशन आए तो आरएमएस वैल्यू क्या होता है, क्या है अपना रिजल्ट आई आरएमएस इक्वल टू क्या था आई नॉट बाई रूट टू। सेम गोज फॉर वोल्टेज, ठीक है ना, वोल्टेज दिया तो भी वी नॉट बाई रूट, ठीक है, वो हमें आरएमएस वैल्यू मिलेगी। इसके कुछ और भी अलग एक क्वेश्चन है इक्वेशन के, वो कर लेते हैं बाद में ना, एक टॉपिक इसमें सर्किट स्टडी करनी है, ठीक है, तो वो बता देता हूँ। ओके, लिख लो क्वेश्चन। with an alternating voltage is given by an alternating voltage is given by equation V equal to V naught sin 100 pi equal to V naught sin 100 pi, ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ है। इससे लिखो, दो पार्ट है, पहले पार्ट में लिखो फाइंड टाइम टेकन टू रीच, फाइंड टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम 0 to maximum voltage, find time taken to reach from 0 to maximum voltage। और दूसरे पार्ट में लिखो find time taken to reach from, find time taken to reach from RMS to maximum voltage, RMS to maximum voltage, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है, टाइम वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें टाइम वाले क्वेश्चन अगर आए तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम है ना, इसमें ग्राफ यूज करो, ग्राफ बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है, तो ध्यान देना आगे के प्रॉब्लम में भी काम आएगा। तो जैसे वोल्टेज है, ठीक है, तो साइन का वोल्टेज है, सॉरी साइन वोल्टेज दिया तो साइन का ग्राफ कैसा होगा, एक साइकिल बनाएंगे, ये 0, ये t/2, यहाँ पे क्या होगा t, ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कहाँ पे बीच में होती है, तो पहले पार्ट में पूछा है कि 0 से मैक्सिमम होने में टाइम चाहिए, कितना टाइम होगा, कितना होगा, जो गैप है इतने टाइम में क्या हो जाएगा, 0 से मैक्सिमम पहुंच जाएगा। ग्राफ का नॉलेज यूज करो, बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन। तो पहले पार्ट में क्या है, 0 से मैक्सिमम यूज करना है, तो डेल्टा टी इक्वल टू क्या है, जो गैप है 0 से t/4, कितना हो जाएगा t/4। क्वेश्चन में ये 100 पाई दिया है, वो क्या है, 100 पाई क्या होगा, तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, टी का फॉर्मूला में पता है 2π/ω into 4, तो सब्स्टिट्यूट करें तो कितना हो जाएगा 2π/ω, कितना है 100 पाई into 4, मतलब कितना टाइम लगा 1/200 सेकेंड, ठीक है, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो क्या ग्राफ का नॉलेज यूज करना,
लेकिन ये दिया हुआ है। अब देखो दूसरे पार्ट में क्या पूछा है, आरएमएस वैल्यू से मैक्सिमम पहुंचना है। तो आरएमएस वैल्यू को पता है, वी आरएमएस हमने आई लिखा था उसमें भी क्या होगा, वी नॉट बाई रूट टू। ये रूट टू कैलकुलेट कर वैल्यू पता है कितनी होती है, 0.70 वी नॉट। ठीक है, 0.70 ये वी नॉट होगा, तो 0.70 वी नॉट यहाँ कैसे होगा, वी आरएमएस। तो ये टाइम निकालना पड़ेगा, है ना। अगर ये टाइम पता है तो इधर से इधर पहुंचने का टाइम ये गैप के बराबर होगा। ये टाइम कैसे निकालना, ये टाइम चाहिए, ये टाइम मिल जाएगा तो ये गैप अपना आंसर आप दे देगा। ठीक है ना, ये टाइम कैसे निकालेगा, बहुत सिंपल। क्या करेंगे, ये इक्वेशन दे रखी, क्या करेगा, वी की जगह क्या डाल दो, वी आर एम एस, और उसको सॉल्व करना है तो उधर से टी मिल जाएगा। तो वी की जगह क्या है, वी आर एम एस डाल दो, तो वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अभी मैं ओमेगा टी ही लिख रहा हूँ, ठीक है, वो वैल्यू बाद में डाल देंगे। तो इधर क्या होगा, वी नॉट बाई रूट टू इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट कैंसल, 1 बाई रूट टू साइन ओमेगा टी। कौन सा एंगल क्या है, कौन सा और मतलब क्या रेडियन में लिखना होगा, 5/4। तो देखो कौन सा टाइम आया अपना, 5/4 ओमेगा। ओमेगा को सब्स्टिट्यूट कर दो, कितना हो जाएगा, 2 पाई। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं, तो टी ऊपर आ जाएगा। तो कितना आया टाइम, t/8। तो 0 और t/4 है, यहाँ पे कितना आया, t/8 है। ठीक है, तो t/8 पे क्या होता है, अपनी आरएमएस वैल्यू से पहुंचता है। ठीक, तो चलो इस पार्ट में, दूसरे पार्ट में क्या होगा, डेल्टा टी। ये गैप आरएमएस से मैक्सिमम पहुंचना है, मतलब t/8 से t/4 पहुंचना है, तो क्या होगा, गैप कितना होगा, t/4 माइनस t/8 कितना होगा, t/8। कर लो कैलकुलेट, t की जगह 2 पाई बाई ओमेगा इनटू 8, कितना आ जाएगा, ये 1/400 देखिए जाएगा आंसर। हो गया क्या, ओके। तो ये पार्ट हो गया, और ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, इसमें एक दो क्वेश्चन और ये वाला पार्ट बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो करंट I इक्वल टू I नॉट, करंट I इक्वल टू I नॉट साइन
तो टाइम इक्वल टू आई नॉट साइन, ब्रैकेट में लिखो 50 पाई टी, ब्रैकेट में 50 पाई टी प्लस पाई बाई 3, पूरा ब्रैकेट में 50 पाई टी प्लस पाई बाई 3, नहीं पाई बाई 6 कर, पाई बाई 6, पाई बाई 6, ठीक। चलिए लिखो पहले पार्ट में लिखो फाइंड इनिशियल करंट, फाइंड इनिशियल करंट, फाइंड इनिशियल करंट, पहले पार्ट में लिखो। दूसरे पार्ट में लिखो, फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम at which, find the time at which the current reaches, find the time at which the current reaches its RMS value, find the time at which current reaches its RMS value for the second time, it reaches its RMS value for the second time, for the second time, ठीक। चलो एक ट्राई करो अपने। करने सॉल्व, इसमें क्या पूछा है, टाइम पूछा है, सॉरी टाइम नहीं पूछा, वैल्यू पूछा है। पहले पार्ट में क्या इनिशियल करंट निकालना है, तो इधर क्या होगा, इक्वेशन क्या दे रखी है, I = I0 sin
50 पाई टी प्लस पाई बाई 6 है ना। तो इसमें क्या पूछा, इनिशियल करंट मतलब क्या डालना है, इक्वल टू 0 डाल दो इधर, y इक्वल क्या आ गया आई नॉट साइन, ये तो 0 हो जाएगा, पाई बाई 6 साइन पाई बाई 6 कितना होगा 1/2, कितना करंट हो जाएगा आई नॉट बाई 2, ठीक है। तो शुरुआत में क्या इतना करंट फ्लो हो रहा है इक्वल टू 0, ओके। अब दूसरे पार्ट में क्या पूछा है कि आरएमएस वैल्यू कब पहुंचेगा वो निकालना है, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन और दूसरे में फर्क देखो, पहले क्वेश्चन में क्या है कि एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू पहुंचने में टाइम पूछा, और दूसरे क्वेश्चन में क्या है सिर्फ एक सिंगल वैल्यू दी है, उधर का टाइम निकालना है। तो दोनों में फर्क है। इसमें देखो ग्राफ अगर इसका ड्रॉ करोगे तो इसका ग्राफ अलग है, ऐसा ग्राफ नहीं है, पाई बाई 6 एक्स्ट्रा है ना। जिसका अगर ग्राफ देखोगे तो पाई बाई 6 मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा हाफ वैल्यू से, आई नॉट बाई 2 से स्टार्ट होगा, उसका ग्राफ ऐसा होगा, ठीक, ऐसा ग्राफ है, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो आरएमएस वैल्यू देखो, एक यहाँ पे पहुंचेगा, इधर भी पहुंचेगा, दो टाइम पे पहुंच रहा है, तो ये T1 ये T2 ले लेते हैं, ठीक है। अब कैसे निकाले वो ये अप्रोच आना चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछा, पहली बार या दूसरी बार, कब पहुंचे, दूसरी बार पहुंच रहा है ना, दोनों निकालते हैं। बोलो अप्रोच बताओ, सॉल्व कैसे करें। अभी तो क्लियर लास्ट क्वेश्चन, बोलो क्या करना चाहिए। ये टाइम निकालना है मुझे T1 T2, तो क्या करना चाहिए, आई की जगह क्या डालता है IRMS डाल दो। तो दूसरे पार्ट में जो अगर IRMS डाल दो तो आई नॉट बाई रूट 2 इक्वल टू आई नॉट साइन 50 पाई टी प्लस जो अगर पाई बाई 6 ये कैंसिल, अब 1 बाई रूट 2 इक्वल टू साइन 50 पाई टी प्लस पाई बाई 6, ठीक है ना। अब 1 बाई रूट 2 है ना, दो वैल्यू पे आता है, कौन से वैल्यू पे आता है, एक पाई बाई 4 तो होता है, 45 तो होता है, ये 45 डिग्री इधर भी आता है, कौन सी वैल्यू पे आता है 3 पाई बाई 4, पाई बाई 4 और किसका आता है 3 पाई बाई 4। तो इधर दो वैल्यू दो, मतलब जो एंगल है कैसे लिखोगे 50 पाई T1 प्लस पाई बाई 6 इक्वल टू, पहले में डालोगे पाई बाई 4 और दूसरी वैल्यू के लिए क्या करोगे 50 पाई T2 प्लस पाई बाई 6 इक्वल टू क्या होगा 3 पाई बाई 4। दोनों को सॉल्व करो तो इधर से T1 मिलेगा, यहाँ से T2, ठीक है। इधर टाइम निकालना है, इधर इक्वेशन स्टडी करनी पड़ेगी, ग्राफ इतना काम नहीं आएगा। T1 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है T1 1 बाई 600 और T2 कितना आ रहा है 7 बाई 600, ठीक है। ये तो सॉल्व करना सिंपल, एलसीएम लेके डिवाइड कर दिया, 1 बाई 600 और कितना आ रहा है 7 बाई 600, ठीक है। अपना कौन सा आंसर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 बाई 600, क्योंकि दूसरी बार पहुंचा, ठीक है, तो 7 बाई 600 आएगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इन a sinusoidal current
in a sinusoidal current, the time taken in a sinusoidal current, the time taken to reach from half of the peak value, time taken to reach from half of the peak value, half of the peak value, half of the peak value to the peak value, half of the peak value to the peak value is, half of the peak value to the peak value is value is 1 by 300 seconds. 1 by 300 seconds. Find the frequency of the current. Find the frequency of the current. अब इधर इक्वेशन दी नहीं है तो क्या करो, सॉल्व करना है हमें। हाफ से यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचना है, इक्वल मतलब मैक्सिमम वैल्यू। तो करंट इक्वेशन ना दी और इक्वेशन में काम आएगी तो क्या करें, कौन सी इक्वेशन अज्यूम करें, कौन सी इक्वेशन अज्यूम करोगे, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। कॉस करो तो भी सेम आंसर आएगा, फर्क नहीं पड़ता है, तो साइन लेके चलते साइन लेके, तो अज्यूम करो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अब सेम सोचो, हाफ वैल्यू कहाँ पे होगी और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, करो सॉल्व। क्वेश्चन में करंट या वोल्टेज है, करना है सॉल्व। इसका ग्राफ क्यों करें, तो देखो हमें पता है मैक्सिमम तो कितने पे पहुंचने वाला है, t/4। हाफ कौन से टाइम पे पहुंचेगा, तो हाफ यहाँ कहीं पे है,
ये हाफ वैल्यू आई नॉट बाई 2, ये कौन से टाइम पे पहुंचेगा, ये टाइम निकालना है। तो फिर इक्वेशन यूज करो, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई की जगह आई नॉट कर दो बाई 2, ठीक है। तो साइन ओमेगा टी इक्वल क्या है 1/2, कौन सी वैल्यू पे होगा पहली बार, 5/6, तो टी इक्वल टू 5/6 ओमेगा, तो ये कितना आ जाएगा, ओमेगा कितना होगा 2π/t, कौन सा टाइम पे है t/12, ठीक है ना। तो आधी जब वैल्यू पहुंचेगी कौन से टाइम पे पहुंचेगी t/12। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, हाफ से मैक्सिमम वैल्यू पहुंचने का टाइम, मतलब ये गैप दिया हुआ, ठीक है ना, ये गैप दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो डेल्टा टी इक्वल टू कितना होगा, t/4 माइनस t/12, कितना होगा ये t/6। और क्या दिया है क्वेश्चन में, टाइम पीरियड दिया है, क्या दिया है, ये दिया हुआ कितना दिया हुआ 1/300 इक्वल टू कैपिटल T/6, तो टाइम पीरियड आ गया 1/50 सेकेंड। क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी पूछी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/2, उसका उल्टा होता है, कितना आ जाएगा 50 यूनिट क्या होगा, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। पहले जो 2 क्वेश्चन किए ना वो जेडोमिक में पूछ सकते हैं, पर चांसेस क्या है, जो सीबीएसई के स्टूडेंट है ना उनको आ सकता है एमसीक्यू है उसमें। ये तीसरा ये वाला जो क्वेश्चन किया वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, वो नीट जेडोई में, ठीक है। तो क्या ग्राफ को स्टडी करना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन एग्जाम करते हैं, ठीक है ना, टॉपिक बता देता हूँ। अब है ना थोड़ी थियरी वाला पार्ट, लिखने वाला पार्ट है, टाइम ज्यादा बिगाड़ना नहीं है, मैं ना नोट्स उसके भेज दूंगा, थोड़ी साइड ऐसा हो तो छोड़ दो, ठीक है। और बोर्ड में आ सकता है कि एक्सप्लेन तो मैं पूरा एक्सप्लेन पूरा करूंगा मैं, तो लिखने में उसमें टाइम बिगाड़ना नहीं, ठीक है। डायरेक्ट उसके क्वेश्चन ही आ जाएंगे, अपनी हैंडराइटिंग के हिसाब से 6 या 7 साइड छोड़ दो, ठीक है, हैंडराइटिंग के हिसाब से मैं उसके नोट्स भेज दूंगा। जितने भी काम के फॉर्मूला है, जितने भी काम के फॉर्मूला है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स में क्या है वो काम आएगा हमें, पर थियरी वाला पार्ट में यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ना एक डेफिनेशन आता है जो स्टडी करना होता है, उसको हम कहते हैं फेजर, ठीक है, कहते हैं फेजर। ये सर्किट जिसकी हम स्टडी करेंगे, तो इसमें जो सर्किट आते, कोई भी सर्किट आए तो सर्किट की इक्वेशन कहाँ से लिख सकते हैं, बताया था, जैसे ओम्स लॉ को हर एक सर्किट में काम नहीं लगता है, वो रेजिस्टर वाले केस में काम लगता है। ऐसी कौन सी इक्वेशन है, रूल है जो कोई भी सर्किट में लगा सकते हैं, बड़ा था कौन सी रूल, किरचॉफ रूल। किरचॉफ रूल के हर एक सर्किट में लगा सकते हो क्योंकि वो एनर्जी पे बेस्ड है, ठीक है। तो वो रूल लगा है ना, कोई भी सर्किट, ये वाली जो आएगी ना इसमें कोई भी सर्किट सॉल्व कर लो, पर प्रॉब्लम क्या आएगा, वो इक्वेशन को जब सॉल्व करने जाओगे ना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी इक्वेशन, मतलब मैथ्स उसका क्या है बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत लेंथी होगा। तो दूसरा एक अच्छा तरीका है अपने पास जिसे कहते हैं हम फेजर मेथड कहते हैं, उसके लिए जो सर्किट हम पढ़ेंगे ना वो बहुत ही इजी हो जाए, बहुत ही इजी हो जाए। तो ये फेजर क्या होता है वो स्टडी करना जरूरी, ठीक है। तो फेजर का बेसिक आइडिया ले लेता हूँ क्या है। मान लो कि वोल्टेज, जो सर्किट में वोल्टेज दे रहे हो वो ऐसा वोल्टेज दे रहे हो, कौन सा वोल्टेज, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है, ऐसा वोल्टेज दे रहे हो। तो सर्किट में जो करंट फ्लो होता है ना वो करंट कैसा होता है, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वैसा ही है, प्लस एक एक्स्ट्रा एंगल आ जाता है, ये एक्स्ट्रा एंगल आ जाता है। तो इन दोनों में एंगल का कितना फर्क है, पाई का फर्क है। तो इस पाई को एंगल नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, फेज, कि
कितने का डिफरेंस है, फाई का डिफरेंस है। जो फाई होते क्या कहते हैं, फेज डिफरेंस। ठीक है, फाई जो है वो क्या होता है, फेज डिफरेंस। अब इनको स्टडी करना हो, वैल्यूज और वो सब जाननी हो, तो क्या करते हैं, इनको ना वेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा स्टडी करना। क्या करते हैं, वेक्टर ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करते हैं वो समझा। ठीक है, ये इसका मुझे वेक्टर ड्रॉ करना है, तो ऐसे एक एरो बना लो। ठीक, ऐसे एरो बना दिए। तो जो लेंथ है वो क्या देता है मुझे, मैग्नीट्यूड, एम्पलीट्यूड कितना होगा, वी नॉट। जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना क्या होगा, एम्पलीट्यूड। ओके, कुछ एंगल पे बना है, तो एंगल तो ये कितना एंगल पे बना है, मान लो ओमेगा टी। तो ये जो वेक्टर बना है, ठीक है, किसका बना है, वोल्टेज का, कितना एंगल पे बना है, ओमेगा टी पे। अब मुझे बताओ, टी की जैसे वैल्यू बढ़ेगी, ये वेक्टर इधर ही रहेगा, ये वेक्टर आगे बढ़ेगा क्या, जैसे टी की वैल्यू बढ़ेगी एंगल बढ़ेगा ना, तो अब थोड़े टाइम बाद वेक्टर ऐसा हो जाएगा, बाद में ऐसा हो जाएगा। मतलब वेक्टर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये जो वेक्टर है वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो ऐसा जो वेक्टर होता है जो रोटेट करता है, उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं, फेजर। फेजर इज व्हाट, नथिंग बट अ रोटेटिंग वेक्टर। क्या है वो, रोटेटिंग वेक्टर। समझ में आएगा, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड मतलब इसकी वैल्यू क्या है, अब अगर मैं इसके कंपोनेंट्स बनाऊं, ये कंपोनेंट कितना होगा, ये जो कंपोनेंट है कितना होगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो कंपोनेंट जब बनाओगे तो कंपोनेंट क्या देता है तुम्हें, वैल्यू देती है, इस एंगल की इतनी वोल्टेज। ओके, इसे क्या कहते हैं, फेजर। करंट को भी ड्रॉ करते हैं। मुझे बताओ, ये इक्वेशन से थोड़ा आइडिया लगाओ, करंट को मैं इसी डायरेक्शन में ड्रॉ करूं, थोड़ा नीचे ड्रॉ करूं, थोड़ा ऊपर ड्रॉ करूं, कहां ड्रॉ करना। मैंने वोल्टेज का फेजर बनाया, मैं वेक्टर नहीं कहूंगा, फेजर कहूंगा, ठीक है। मैंने वोल्टेज का फेजर बनाया, करंट का कहां पे, देखो उसमें एंगल देखो क्या है, ओमेगा टी तो है ही, प्लस फाइव एक्स्ट्रा एंगल है उसके पास, प्लस फाइव तो क्या है, थोड़ा ऊपर बनाएंगे, ये एरो बना दिया। ये वैल्यू मान लो आई नॉट है, और ये एंगल कितना होगा, ये वाला, ठीक है। और ये वेक्टर भी क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। ये फेजर, तो इसे क्या कहते हैं, वोल्टेज फेजर। ये क्या होगा, करंट। और सेम इसके कंपोनेंट बनाओगे, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है इतना, इसकी वैल्यू क्या होगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इससे क्या है, तुम्हें करंट की वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो ऐसे जो डायग्राम्स बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, फेजर, ठीक है, फेजर। शायद लगे कि भाई ये सब क्या कर रहे हैं, आगे देखेंगे बहुत ही इजी हो जाएगा। तो ये क्या थियरी वाला पार्ट है, ये सब है ना, स्कूल में आता है कि एक्सप्लेन वोल्टेज एंड करंट फेजर, तो ये सब ड्रॉ करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरे नोट्स में भेज दूंगा ये सब डायग्राम इक्वेशन, ठीक है। तो पहला किसका आता है, फेजर। ओके, अब इसकी है ना क्या स्टडी करनी है, हमें सर्किट स्टडी करनी है। 3 सर्किट स्टडी करेंगे, बाद में डायरेक्ट प्रॉब्लम्स कर लेंगे, एकदम सिंपल इक्वेशन देंगे। पहले क्या करेंगे हम, एक सोर्स होगा अपने पास, मुझे वोल्टेज चाहिए। अभी तक हमने जितने भी सर्किट ड्रॉ की थी, अगर उसमें वोल्टेज चाहिए होता है तो क्या बैटरी लगा देते हैं। और अब बैटरी का काम क्या है, वो कांस्टेंट वोल्टेज देता है। वो जो सेल्स आते हैं ना रिमोट और वो सब में डालते हैं, वो बैटरीज जो होती है वो क्या होती है, वोल्टेज प्रोवाइड करती है, पर वो वोल्टेज कौन सा होता है, कांस्टेंट होता है, डीसी कहते हैं, कांस्टेंट होता है। मुझे ऑल्टरनेटिंग चाहिए, तो ऑल्टरनेटिंग के लिए ना इधर सिंबल चेंज हो जाता है, ऐसा है। कभी भी ऐसा सिंबल देखो ना सर्किट में, मतलब वोल्टेज ही दे रहे, तो कौन सा वोल्टेज दे रहे, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो ऐसे मान लो वोल्टेज दे दिए साइन ओमेगा, ठीक। अब इसको क्या कर रहे हैं, रेजिस्टर से कनेक्ट कर, ठीक, इससे कनेक्ट कर रहे हैं रेजिस्टर, इसका रेजिस्टेंस कुछ आ रही है, तो इसमें क्या करंट फ्लो होगा। अब करंट कैसे फ्लो होगा, करंट की इक्वेशन निकालनी है, क्या लगा देता हूँ, फ्लो लगाओ, किरचॉफ रूल लगा दो, क्या होगा, V माइनस आई आर इक्वल टू 0। तो V इक्वल क्या होगा, आई आर, तो आई इक्वल टू क्या होगा, V बाय आर। V की इक्वेशन डाल दो इधर, V नॉट साइन ओमेगा टी बाय आर। तो क्या करते हैं, V नॉट बाय आर जो है उसको मैं आई नॉट लिख लेता हूँ, तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये वोल्टेज की इक्वेशन, ये करंट की इक्वेशन, ठीक है, ये करंट की इक्वेशन। और आई नॉट क्या है, आई नॉट क्या है, वी नॉट बाय आर, मतलब क्या है, मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन, ठीक है। ये सिंपल इसका बिहेवियर। अगर आरएमएस वैल्यू चाहिए
तो आरएमएस वैल्यू भी डाल सकते, ठीक है, आरएमएस वैल्यू भी डाल सकते हो। तो ये पहला फॉर्मूला जो हम प्रॉब्लम्स में काम आएगा कि अगर रेजिस्टर का केस हो, सिर्फ रेजिस्टेंस दिया हो, तो कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाय आर, या फिर आरएमएस भी यूज कर सकते हो कि आरएमएस वैल्यू चाहिए तो वी आरएमएस बाय आर, ठीक है, उसकी वैल्यू डालनी। ओके, अब इनका फेजर, मुझे इनका फेजर ड्रॉ करना है, तो इनका फेजर कैसा होगा, चलिए काम कर देते हैं, ग्राफ बनाते हैं, वोल्टेज और करंट का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो वोल्टेज और करंट का ग्राफ कैसा होगा, यहाँ पे V, यहाँ पे T। अगर मैं वोल्टेज का ग्राफ है तो V नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसा ग्राफ। मुझे करंट का ग्राफ बता सकते हो, ये V नॉट, इधर ही मुझे करंट का भी ग्राफ बनाना है, कैसे होगा करंट का ग्राफ, करंट की इक्वेशन क्या है, साइन भी है ना उसमें, इसमें भी साइन है, इसमें भी साइन है, तो करंट का ग्राफ का ऐसा ही होगा, बस उसकी वैल्यू छोटी होगी, ऐसा, ऐसे इसकी वैल्यू, ये क्या होगी आई नॉट, ठीक है। अब फेजर बनाते हैं, ऐसा जो डायग्राम है वो बना, ठीक, तो इसका फेजर डायग्राम कैसा होगा, मान लो मैंने वोल्टेज इधर बना दिया ओमेगा, करंट कहाँ पे बना, ऊपर बना नीचे बना, कहाँ पे, ये वोल्टेज करंट देखो सेम ओमेगा टी है ना, पाई है ही नहीं उसमें, तो क्या होगा एग्जैक्ट उसी लाइन में क्या बन जाएगा, ये इसका फेजर, मतलब जिस फॉर्म में वोल्टेज आता है उसी फॉर्म में करंट आता है। मतलब अगर मैं वोल्टेज लिखूं वी नॉट कॉस ओमेगा टी, तो करंट भी कैसा होगा, वी नॉट कॉस, सॉरी आई नॉट कॉस ओमेगा, ठीक है, सेम ही। ओके, तो ये फेजर वाला ध्यान में रखना है। इधर फेजर भी बना देता हूँ, तो अगर इधर वोल्टेज फेजर है, करंट फेजर भी क्या होगा उसी डायरेक्शन, ठीक है। ये किसका था, रेजिस्टर। अब इसमें दूसरी सर्किट, टोटल 3 स्टडी करनी है, ये पहली हो गई अपनी। दूसरी जो सर्किट है वो कौन सी है, क्या डाल देते हैं, इंडक्टर डाल देते हैं, जो हमने EMI में स्टडी किया था, इंडक्टर डाल देते हैं, L इसका इंडक्टेंस, यहाँ पे वोल्टेज। अब इधर लूप रूल लगाते हैं, तो इधर लूप रूल क्या होगा, V माइनस इसका क्या होता है वोल्टेज, याद है इसकी इक्वेशन, L di by dt इक्वल 0, तो V इक्वल L di by dt, V की इक्वेशन डाल देते हैं, V नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब इसको सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करूं, मुझे करंट निकालना है, क्या करें, V नॉट ओमेगा टी ऐसा कुछ दिया है, I निकालना है, क्या होगा इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या रीअरेंज करना पड़ेगा, dt को यहाँ पे लेके जाते हैं, मुझे वो कैसे लिखता हूँ मैं, di इक्वल टू V नॉट बाई L साइन ओमेगा टी डी, इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, मैं लिमिट नहीं डाल रहा हूँ, वी नॉट बाई एल, साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस कॉस, और इंटीग्रेशन याद हो तो ये कांस्टेंट डिवीजन में आता है, प्लस क्या आएगा, ये कांस्टेंट है, ठीक है। इधर क्या होता है, वोल्टेज है ना, साइन है मतलब क्या है, सिमेट्रिक है, जितना प्लस होता है उतना माइनस होता है, तो ओवरऑल जो वैल्यू, एवरेज वैल्यू क्या है, 0 हो जाती है, यहाँ पे पी को है ना 0 मानते हैं। तो करंट की कैसी इक्वेशन आई, माइनस वी नॉट बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। अब मुझे कंपेयर करना हो ना, तो इधर साइन, तो इसको भी साइन में कर देते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं, ये माइनस अगर अंदर डाले तो कैसे लिख सकता हूँ मैं, साइन ओमेगा टी माइनस करंट की इक्वेशन। इधर भी वी नॉट बाई ओमेगा जो एल है, इसको आई नॉट ले लेते हैं, ठीक है, इसको मैं आई नॉट ले लेता हूँ, तो ये वोल्टेज की इक्वेशन आ गई, ये करंट की इक्वेशन। तो इधर देखो आई नॉट बाई वी नॉट बाई, सॉरी आई नॉट इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट बाई ओमेगा एल। अब इधर है ना एक नया टर्म हमें मिलेगा, वो बता देता हूँ। इसको ओम्स लॉ के साथ कंपेयर करो, तो करंट के बराबर है, वोल्टेज वोल्टेज के बराबर है, ओमेगा एल किसके बराबर है, आई इक्वल क्या होता है, वी बाई आर। तो ओमेगा एल एक तरह का क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। किसका रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टर, पर उसको रेजिस्टेंस नहीं कहते हैं, दूसरा नाम देते हैं, क्या कहते हैं, रिएक्टेंस। क्या कहते हैं, रिएक्टेंस। तो जो ओमेगा एल है ना, उसको रिएक्टेंस कहते हैं, उसका सिंबल है क्या दे देते हैं, एक्स। तो ये फॉर्मूला है इंडक्टेंस, क्या होगा ओमेगा एल, समझ में आ रहा है।
एक्सेल क्या एक तरह का रेजिस्टेंस है पर किसका इंडक्टर का है, तो रेजिस्टेंस नहीं कहते, क्या कहते हैं उससे, रिएक्टेंस, वो उसका ओके। इतना पार्ट देख लिया। और इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करना हो, इसका ग्राफ ड्रॉ करना हो तो वोल्टेज का तो चलो साइन ऐसा होगा, करंट का मुझे बताओ, करंट का ग्राफ कैसा होगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, या फिर ये माइनस कॉस मतलब का नीचे से स्टार्ट होगा, ये जब मैक्सिमम होगा ये जीरो होगा, ये जीरो होगा तब मैक्सिमम होगा, ये मिनिमम होगा तब वापस जीरो होगा। तो इसका जो ग्राफ है करंट का वैसा, ठीक है, ये करंट का ग्राफ है। और इसका फेजर ड्रॉ करना है, इसका फेजर कैसा होगा, ये मैं वोल्टेज फेजर बना रहा हूँ, ये ओमेगा करंट का करंट की इक्वेशन देखिए, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, मतलब क्या है माइनस पाई बाई टू, मतलब पीछे कितना एंगल पीछे है, पाई बाई टू, तो यहाँ कैसे बनेगा, ये 90 डिग्री है ना, उतना क्या है पीछे, ये किसका फेजर होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है पीछे होता है इंडक्टर के। तो इसमें हमने क्या स्टडी किया है कि अगर इंडक्टर आ जाए, अगर इंडक्टर आ जाए तो कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई एक्सएल, आरएमएस पूछे तो आरएमएस डाल दो, और एक्सएल की वैल्यू किससे बदलोगी, ओमेगा एल, और क्या कहते हैं इसे, रिएक्टेंस, ठीक है ना, क्या कहते हैं रिएक्टेंस, ठीक है। और इसका फेजर कैसा होगा कि अगर मैं इधर वोल्टेज बनाऊं तो करंट क्या होगा पीछे, ठीक है। ये किसका था, इंडक्टर। बस एक बचा है कैपेसिटर, बाद में इसके डायरेक्ट प्रॉब्लम, ये काम है बाद में इसके प्रॉब्लम कर, ठीक है। तो एक कैपेसिटर बचा है वो देख लेते हैं। अब इसमें सर्किट में क्या करते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं, यहाँ पे कैपेसिटर, इधर लूप रूल लगाओ, तो वी मैक्स कैपेसिटर की इक्वेशन क्या होती है, v इक्वल टू क्या होता है, q बाई टी इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू q बाई टी, v की जगह डाल दो इक्वेशन v नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू q बाई टी, तो q इक्वल टू क्या गया सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो इधर q आया, मुझे करंट चाहिए, क्या करूँ इधर, i इक्वल क्या होता है dq बाई dt, q बाई टी नहीं होता है, मैंने वो मेन बोला था कि ये होता ही नहीं है, ठीक है ना, क्या होता है या तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होता है या तो डी क्यू बाई, इधर इक्वेशन है तो क्या डिफरेंशिएशन करना है, y इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, तो करो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सी वी नॉट साइन का क्या हो जाता है कॉस, और साथ में बाहर क्या आ जाएगा ओमेगा। तो इसको क्या रीअरेंज करते हैं, मैं कैसे लिख रहा हूँ वी नॉट, ये सी और ओमेगा है ना, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डिवीजन में 1 अपॉन है ना, तो ऊपर आ जाएगा cos ओमेगा टी, इसको मैं क्या नाम देता हूँ आई नॉट, ठीक, इसको आई नॉट मान लेते हैं। और cos को सेम साइन में कन्वर्ट करना हो, ओमेगा टी प्लस पाई बाई, ठीक, ये मेरी करंट की इक्वेशन। तो क्या कंपेयर करते हैं, इधर भी सेम कंपेयर करो, ओम्स लॉ लगाओ, तो आई नॉट इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट बाई 1 अपॉन ओमेगा सी, तो इधर ये पार्ट, ये जो पार्ट है वो भी क्या करेगा रेजिस्टेंस, और क्या नाम देंगे उसको रिएक्टेंस, ये किसका कैपेसिटर का रिएक्टेंस है, तो एक्स पी इक्वल टू क्या आएगा 1 बाई ओमेगा, ठीक है, ये कैपेसिटर का है, ठीक है। और ग्राफ ड्रॉ करना हो, कैसा ग्राफ इसका होगा, वोल्टेज का ग्राफ अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे, कैपेसिटर का कैसा होगा, वो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, मतलब कॉस है, तो मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे मिनिमम वापस 0, ठीक है। कैसा ग्राफ होगा, यहाँ पे मैक्सिमम, ये कॉस का ग्राफ, ये करंट का ग्राफ, मेन ये तो सिर्फ क्या है वोल्ट के लिए, मेन फेजर है, फेजर ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर वोल्टेज यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, फेजर करंट कहाँ पे बना, करंट देखो साइन ओमेगा टी तो है प्लस पाई बाई, लोग क्या है 90 डिग्री आगे ऐसा बना, ठीक, करंट। तो कैपेसिटर में क्या देखा हमने इक्वेशन, कैपेसिटर अगर आ जाए तो कौन सी इक्वेशन, आई नॉट इक्वल टू क्या होगा
बी नॉट बाई एक्स सी, और एक्स सी किसके बराबर होगा 1 बाई ओमेगा सी, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। और इसका फेजर कैसा होगा कि वोल्टेज इस तरफ है तो करंट क्या होगा आगे, ठीक है, करंट आगे, ठीक है। तो ये इसमें इक्वेशन जाके ये काम आएगा प्रॉब्लम में, इतना ही था। ये तो पूरा थियरी वाला कि बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि तीनों तीन नहीं आएंगे, तीन में से कोई एक आएगा, ये समझो। ऐसा पूरा क्या एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा, ठीक है ना इक्वेशन। बाकी प्रॉब्लम्स में यही है, ठीक है। ये रेजिस्टर का, इंडक्टर का और कैपेसिटर का इक्वेशन ऑलमोस्ट सेम है, फेजर बस दिमाग में रखना, ठीक है। तो इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो जो पूरे 6-7 टाइप्स को अपनी राइटिंग के हिसाब से इसके बेस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन, a bulb is rated 100 watt, bulb is rated 100 watt, 220 volt. Bulb is rated 100 watt, 220 volt. ठीक है। पहले पार्ट में लिखो, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। दूसरे पार्ट में लिखो, फाइंड पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स, फाइंड पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स। और तीसरे पार्ट में लिखो, फाइंड आरएमएस करंट थ्रू द बल्ब, फाइंड आरएमएस करंट थ्रू द बल्ब, ठीक है। बल्ब दिया है, ये 3 सर्किट हमने स्टडी की, किसमें डाले हम बल्ब को, इसमें डाले के रेजिस्टर, ठीक है। बल्ब का एक रेजिस्टर दी, तो बल्ब का रेटिंग दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, पावर दिया है और वोल्टेज दिया है, ठीक है। तो डेटा लिख लो, क्या होगा P इक्वल टू, तो क्या होगा 100, P इक्वल टू 100 वॉट। और ये जो वोल्टेज दिया है वो मुझे बताओ कौन सा वोल्टेज होता है, मैक्सिमम होता है, एवरेज होता है, आरएमएस होता है, कौन सी वैल्यू होती है, कुछ लिखा नहीं है। कुछ लिखा ना मतलब क्या होता है आरएमएस, ठीक है ना। तो वी आरएमएस कितना है 220 वोल्ट, ओके। अब पहले में रेजिस्टेंस निकालना है, तो याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि बल्ब का अगर रेटिंग दिया हो तो रेटिंग से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बोलो, इक्वेशन P इक्वल क्या होता है, V स्क्वायर बाय R, R इक्वल क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाय P, ठीक है। नहीं तो पहले पार्ट में R इक्वल क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाय P, कर सकते हो।
रेजिस्टेंस आर इक्वल टू क्या होगा वी स्क्वायर बाई टी। इधर वी कौन सा आरएमएस ही डालना होता है जो रेटिंग में होता है वो 220 स्क्वायर अपॉन 100 कितना आ रहा है 484 ओम। ठीक है ये अपना रेजिस्टेंस है। ठीक है और दूसरे पार्ट में क्या पूछा दूसरे पार्ट पीक वोल्टेज पीक वोल्टेज मतलब मैक्सिमम वोल्टेज। तो देखो आरएमएस पता है एक वैल्यू पता है तो दूसरी निकाल सकते हैं। क्या रिलेशन यूज करें क्या होता है वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट बाई रूट टू डायरेक्टली कर सकते हो। तो वी नॉट इक्वल टू रूट टू वी आर एम एस मतलब रूट टू इंटू 220 कितना रखिए कैलकुलेट कौन से तो यूज करो वी नॉट कितना आ जाएगा कितना आ रहा है 310.2 वोल्ट। ठीक है ये अपना पीक वोल्टेज आ गया है। और क्या पूछा है तीसरे पार्ट में आरएमएस करंट कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं आई आर एम एस इक्वल टू क्या होगा वी आर एम एस बाई आर। तो आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस बाई आर। तो कितना है वी आर एम एस अपना आ गया 310.2 अपॉन आर कितना है 484 कितना आ रहा है इससे आर एम एस करंट क्या वी आर एम एस अच्छा 220 कितना आ रहा है 5/11 एम्पियर। ठीक है ये अपना कट आ गया। ठीक है वैसे बस बेसिक इक्वेशन यूज करते हैं। ओके अब इसमें एक टाइप और क्या रहेगा देखो टाइम वाले जो क्वेश्चन थे उसमें ऐसा भी आ सकता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन a 40 ohm resistor is connected to the 40 ohm resistor is connected to an AC source of 220 volts AC source of 220 volts comma 50 hertz 220 volts comma 50 hertz। ठीक है ये दिया हुआ फाइंड टाइम टेकन बाय करंट find time taken by current to change from maximum value to RMS value. Find time taken by current to change from maximum value to RMS value. ठीक ट्राई करो ग्राफ का नॉलेज यूज करो। ठीक है कभी भी ऐसे दिया हो कि इधर से उधर जाना है ग्राफ का नॉलेज यूज करो।
क्लास के बाद विजय सर को मिलके जाना। तो सॉल्व करना है। देखो इसमें इक्वेशन नहीं दी है तो जो बोला इक्वेशन ना दी हो तो अज्यूम कर, कौन सी सिंपल वाली अज्यूम करते हैं इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, पर पूछना करंट के बारे में। वी नॉट कितना दिया है वो तो आरएमएस होता है, आरएमएस होता है, कुछ ना दिया हो तो क्या होता है आरएमएस होता है। तो करंट की इक्वेशन जो एक काम करते हैं सॉल्व करते हैं, मान लो आई इक्वल टू आई नॉट क्या होगा, इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, रेजिस्टर से कनेक्ट किया है, अगर मैं इसकी इक्वेशन ये लिखूं रेजिस्टर कनेक्ट किया तो करंट की इक्वेशन क्या होगी, ये फेजर का नॉलेज यूज करूं, जिस पार्ट में जिस डायरेक्शन में वोल्टेज है उसी डायरेक्शन में क्या करंट है, मतलब फेज आगे भी नहीं है पीछे भी नहीं है, तो क्या होगा साइन ओमेगा टी इधर, अगर आगे होता तो इधर प्लस कहीं पाता, पीछे होता तो माइनस था, तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो इधर ग्राफ बनाते हैं करंट का, तो करंट का ग्राफ कैसा है, ऐसा साइन वाला ही आएगा। कहां से कहां पिछले टाइम मैक्सिमम टू आरएमएस, ओके यहाँ पे मैक्सिमम है तो हमें पता है ये 0, ये कितने होता है T/4, ठीक है, मैक्सिमम से आरएमएस, आरएमएस यहाँ पे होगा गिर जाएगी। अब ये कितना होगा बता सकते हो, ये हमने निकाला था कितना आया था ये T/8, ये कितना होगा, वो एकदम लॉजिकल है, ये ग्राफ सिमेट्रिक होता है, इसका मतलब क्या है देखो समझो, आरएमएस से मैक्सिमम पहुंचने में इतना टाइम लगेगा, मैक्सिमम से आरएमएस पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, उतना ही टाइम लगेगा, सिमेट्रिक है ना, ये जितना गैप है उतना ये गैप होगा, तो ये निकालने की भी जरूरत नहीं है। तो ये डेल्टा टी किसके बराबर आएगा, T/4 माइनस T/8, मतलब कितना होगा, ठीक है। तो अब करो सॉल्व, डेल्टा टी इक्वल टू T/8, क्वेश्चन में कुछ दिया है टाइम पीरियड या उसके बाद में कोई है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दी है, कितनी दी है 3 हर्ट्ज, तो T इक्वल टू 1/f मतलब 1/50, तो कितना टाइम लगा, T की जगह 1/50 डाल दो इंटू 8, कितना है 1/400, ठीक 1/400, ये आंसर है अपना।
ये क्लियर है? इसमें मुझे बताओ कौन सा डेटा काम नहीं है? रेजिस्टेंस भी काम नहीं है, वोल्टेज भी काम नहीं है ना। तो कभी भी ऐसे वैल्यूज दिया ना तो हमेशा ना इक्वेशन स्टडी करनी चाहिए। ठीक है, एक्स्ट्रा डेटा देते हैं, करोगे कैलकुलेट, आंसर तो वही आने वाला है। ठीक है ना, तो कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है ना, टाइम इंटरवल उस पर डिपेंड करता है, मीन फ्रीक्वेंसी काम आती है। ठीक है, तो इससे और अलग अलग क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज देखो V equal to 100√2 V equal to 100√2 sin V equal to 100√2 sin ब्रैकेट में लिखो 100t, ब्रैकेट में लिखो 100t। ठीक है, is applied to capacitor, is applied to a capacitor of 2 microfarad, is applied to a capacitor of 2 microfarad। ठीक है, इतना दिया। Find RMS current, comma capacitive reactance, find RMS current, comma capacitive reactance, and current at any time t, and current at any time t, current at any time t। ठीक है, ये दिया हुआ है। इसमें देखो, इसमें सबसे पहले ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जब कैपेसिटी मुझे इसकी बात, तो इधर से ये रिएक्टेंस निकाल पाओगे XC, और क्या पूछा है बाद में आरएमएस के लिए कौन सी इक्वेशन? IRMS इक्वल टू क्या होगा? VRMS बाई आर की जगह क्या आएगा? XC, IRMS इक्वल टू VRMS बाई XC, VRMS आ जाएगा। ठीक है, और T टाइम पे पूछना मतलब क्या? इक्वेशन लिखनी है, तो इक्वेशन खुद लिख। ठीक है, फेजर का नॉलेज यूज करो। परफेक्ट।
कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए पहले वो निकालते हैं। इक्वल क्या होगा 1/ओमेगा c। ओमेगा कितना दिया 100 है ना, अंदर वो साइन के साथ जो होता है 100। टी कितना 2 माइक्रोफैरड, तो 2 × 10⁻⁶ कितना हो जाएगा? तो ये xc कितना है 500 5000 यूनिट क्या होगा? एनालॉगस टी है, क्या होगा? ओम ही होगा। तो जो xc वो कितना आएगा 5000 ओम। ठीक है। और क्या आरएमएस करंट पूछा है, तो IRMS इक्वल टू VRMS बाई XC। VRMS कितना होगा? इक्वेशन में क्या दिया 100√2, वो क्या है मैक्सिमम वैल्यू। तो RMS क्या होता है V0/√2, मतलब कितना हो गया? तो ओरली भी कर सकते हैं 100/100 ना, 100/5000 मतलब कितना हो गया 1/50 एम्पीयर। ठीक है, तो अपना आरएमएस करंट है। और क्या पूछा? करंट ही निकालना है बाकी, इस पर कोई टी टाइम पे निकालना है। कभी कोई टी टाइम पे पूछे मतलब क्या निकालना, तो कोई इक्वेशन निकालना। तो अगर वोल्टेज की इक्वेशन क्या दी है? V = 100√2 sin 100 ऐसे दिया ना। करंट की इक्वेशन तो क्या होगी? कैपेसिटर की बात करें तो I = I0 sin 100 यही रहेगा। अंदर कुछ आएगा? बोलो क्या आएगा? ये फेजर का यूज करना है। कैपेसिटर के केस में देखो करंट क्या आगे है, कितना आगे है 90 से आगे है, तो प्लस 5/2 I0। आरएमएस आगे है, आरएमएस इतना है तो I0 क्या होगा? डायरेक्टली निकाल दो इनटू √2 का। तो क्या होगा ये √2/50 sin 100πt + 5/2 एम्पीयर। यस
Okay. Next question. Okay. Next question लिखो. An alternating source. V equal to an alternating source V equal to 440 sin bracket में लिखो 100 pi t 440 sin 100 pi t is applied to an inductor of root 2 upon pi Henry. root 2 upon pi Henry. ठीक है, ये लिया होगा. If an AC ammeter is connected in the circuit, then find its reading. ठीक है, ये पूछा है. चलो इसमें मुझे बताओ, एमीटर तो सीधा क्या मेजर करेगा? करंट. अब याद हो तो करंट कैसे मेजर करते हैं हम? वो एमीटर जो है वो किसका बना होता है याद है? गैल्वेनोमीटर और शंट. गैल्वेनोमीटर किसका बना? गैल्वेनोमीटर भी पढ़ा था, मैग्नेटिक में पढ़ा था. गैल्वेनोमीटर किसका बना? दो मैग्नेट होते हैं, उसके बीच में क्या है? कॉइल लगाया होता है, टॉर्क लगता है, उसके वजह से नीडल घूमती है. टॉर्शन कांस्टेंट, वो सब, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, वो सब स्टडी किया होता है. तो गैल्वेनोमीटर या फिर बेसिकली एमीटर किसका बना होता है? कॉइल का बना होता है. अब इसमें कौन सा करंट फ्लो है? अल्टरनेटिंग करंट. तो पहले करंट एक मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो नीडल एक डायरेक्शन में घूमेगी. अब अल्टरनेटिंग करंट है, तो करंट क्या होगा? बाद में तो उसकी दूसरी डायरेक्शन में जाएगा, तो नीडल क्या उस तरफ घूमेगी. अब फ्रीक्वेंसी, इतने सारे प्रॉब्लम्स की है. फ्रीक्वेंसी अगर करें तो जनरली कितनी होती है? 50 हर्ट्ज. क्या होती है? 50 हर्ट्ज. 50 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ? एक सेकेंड में जब 50 बार डायरेक्शन चेंज होगी, ये मतलब होगा. मतलब एक सेकेंड में नीडल जो है वो 50 बार ऐसे क्या होगी? जैसे नीडल एक सेकंड में तो जो 50 बार ऐसे ऑपरेट करने ट्राई करे, इसका मतलब क्या है? नीडल घूम ही नहीं पाएगी. जिस मोमेंट पे नीडल इस तरफ घूमने की ट्राई करेगा, उसी मोमेंट पे तुरंत तो करंट इस तरफ हो जाएगा, तो नीडल क्या होगी? 0 का 0 ही दिखाएगी, वो घूमेगी ही नहीं, रीडिंग दिखाएगी नहीं. तो अपना नॉर्मल एमीटर, मतलब उसे डीसी एमीटर है, अगर वो कनेक्ट करोगे ना तो रीडिंग क्या होगी? तो इसके जो एमीटर आते हैं ना वो अलग आते हैं, वो हीट पे काम करते हैं, हीट प्रोडक्शन. तो उनको क्या कहते हैं? हम हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट. इसके जो एमीटर वोल्टमीटर आते हैं क्या कहते हैं? हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट. वो एनर्जी पे काम करते हैं. और ये जो एमीटर्स होते हैं, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो कौन सी वैल्यू मेजर करते हैं? आरएमएस वैल्यू. तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन में दिए ना कि इसकी रीडिंग निकालो, मतलब कौन सी वैल्यू निकालनी थी? आरएमएस वैल्यू. तो इधर है ना 3 एक स्टार बना के कहीं तो स्टेटमेंट लिखो. और डीसी एमीटर एंड वोल्टमीटर, will give zero reading in AC circuit. Will give zero reading in AC circuit. ठीक है, लिखो. हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट
hot wire instruments that are based on energy consumed, hot wire instruments that are based on energy consumed are used in AC circuit. Are used in AC circuit. See, they measure RMS value. They measure RMS value. ठीक है? To measure RMS value. तो इसमें बोलो इधर मतलब कौन सी वैल्यू, कौन सा एमीटर है ना, मतलब क्या करंट निकालना है, कौन सा करंट निकालोगे? RMS करंट. RMS करंट कहाँ से आएगा? बोलो कौन सी इक्वेशन यूज करें? इंडक्टर है. करंट कहाँ से आएगा? VRMS by XL. तो पहले XL निकाल लो, इसके बाद में IRMS आएगा. चलो कैसे? एक्सेल जो है, एक्सेल क्या होगा? ओमेगा एल. ओमेगा कितना दिया? 100 पाई. एल कितना? √2/पाई. तो एक्सेल कितना आ गया? 100 √2 ओम. और VRMS इक्वेशन में जो दिया वो तो मैक्सिमम वैल्यू है. कितनी है मैक्सिमम वैल्यू? 440. तो IRMS क्या होगा? 440/√2 है ना, V0/√2. ये अपनी RMS आ गई. तो IRMS इक्वल टू VRMS बाई XL. तो VRMS कितना होगा? 440/√2 अपॉन XL कितना? 100√2. क्या आ गया आंसर? 4.4 है. कितना है? हाँ सॉरी, उसमें 2.2. ठीक, कितना करंट? ठीक है. वैसे बेसिक क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड. तो ये एक पार्ट अपना हो गया. नेक्स्ट है ना पूरा कंबाइन होगा, वो प्रॉपर कॉम्पिटिटिव और उस लेवल पे आता है, बोर्ड में दिया हुआ है. ठीक है. तो उसमें तो पूरी प्रॉपर चीजें सब लिखनी. इसके अभी मैं नोट्स भेज देता हूँ. ठीक है. तो वो लिख लेना, वो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के लिए काम है. ओके. ये जो एडवांस के स्टूडेंट ने किया क्या कुछ? EMI वो सब आगे किया, उनकी बात की है. कितना किया? सर्कुलर भी जाती यह है, कुछ की बात की है. बाकी कब करोगे फिर? डाउट कब डिस्कस करूँ मैं?
करके नहीं होता वो सब मैं